नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एमबी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीमारी या दुर्घटना किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से दिव्यांग बना सकता है, पर मानसिक रूप से दिव्यांग, असक्षम या अयोग्य हमारा समाज ही बनाता है और बनाने से पहले ही घोषित कर देता है कि आप मानसिक रूप से ग्रसित हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, एमडी आयुर्वेद मौजूद है। आज हम उनसे चर्चा ऑटिज्म पे करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऑटिज्म होता क्या है और उसके क्या लक्षण हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शकों को सर आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा एक आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन हूँ राजकीय अयोध्या अशोक कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय में। और मैं वहाँ पर लगभग 3 से 4 साल हो गए मुझे वहाँ पे एज ए चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में काम करते हुए। सर, जैसे कि आज हमारे चर्चा का विषय ऑटिज्म है। समाज उस तरह के बच्चों को चाहे तो पागल घोषित कर देते हैं या फिर अधिक चंचल बोल के उसको नॉर्मल घोषित कर देते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऑटिज्म होता क्या है। मैम, जनरल भाषा में अगर समझें तो ऑटिज्म जो है एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, जिसे हम सिंपल भाषा में संज्ञानात्मक एक विकार है, जिसे हम न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं साइंस में। न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर ये हमारे बच्चों में या जो बच्चे इससे ग्रसित रहते हैं उनमें एक संज्ञान की कमी रहती है। किसी भी बात को पकड़ने में, समझने में कमी रहती है उनमें। वो समझ नहीं पाते। जैसे हम उनसे अगर बात करें या किसी चीज़ की कमांड दें तो वो सब चीज़ें नहीं ले पाते। अगर सिंपल भाषा में उसको समझें तो जैसे हमारे कभी कभी हम लोग सिंपल भाषा में बात करते हैं कि दिल और दिमाग दोनों अगर काम करे तो सही काम होता है ना जी। तो इसमें भी वही लागू होता है, बैलेंस में काम करे। तो यहाँ भी वही काम हो, दिल और दिमाग, मन और ब्रेन उनका सही जगह से सही तरीके से काम नहीं करता। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो क्या लक्षण दिखेंगे जब लगे कि, और किस एज में आपको उस लक्षण दिखने लगेंगे? ऐसे बीमारी से ग्रसित बच्चे जो 2.5 से 3 साल की उम्र के होते हैं उस समय से लगभग ये सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। लगभग वर्ल्ड में अगर देखें तो 1000 में 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं, रिसर्च ये कहता है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मेल और फीमेल में अगर कंपेरिजन करें तो मेल में ये बीमारी 4:1 के रेशियो में मिलेगा। 4 अगर मेल में तो 1 फीमेल में मिलेगा। दूसरी तरफ सिम्टम की जहाँ तक बात करती हैं, ऐसे बच्चों में आप देखते ही जो है न किसी इमेजिंग की ज़रूरत होती है। अगर जांच की बात करें तो न किसी इमेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे बच्चों के लिए, न ही किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऐसे बच्चों को देख करके, समझ करके ही उसे डायग्नोज करते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक चाइल्ड है। सिम्टम ऐसे बच्चों में सबसे पहले तो आंखें छुपाते हैं एक दूसरे से, जिसे हम बोलते हैं लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, लाइक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। दूसरा, लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगी। किसी बात को समझने की क्षमता उनमें नहीं रहेगी। अगर हम उनमें बोलते भी हैं कि इधर आओ, ये काम करो, तो वो सब चीज़ें किसी तरह का कोई कमांड लेने लायक वो बच्चे नहीं रहते। मतलब कमांड फॉलो नहीं करते। आई कांटेक्ट नहीं रहती। लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं रहती है। खाना पीना कैसे बताएंगे कि खाना पीना इशारे में माँ का या फिर जो उनके पास सबसे नज़दीक रहते हैं ऐसे बच्चों के, उनका हाथ पकड़ करके इशारा करके बताएगा कि हमको वो चीज़ें जो है लेनी है। खाने के लिए तो किसी प्रकार का इशारा नहीं कर सकता हो, बस इशारा पकड़ेगा और किचन में ले जाएगा, अगर उसको पता है कि किचन में खाने वाली चीज़ें रखी हुई हैं तो। और अगर बोला जाए मतलब सुसु पॉटी करना हो या बाथरूम, ऐसे बच्चे तो लगभग बहुत सारे बच्चे तो बता ही नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते, वो पैंट में ही करते हैं। उन बच्चों में सुधार हम थेरेपी के माध्यम से, जिसे हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी और कई सारे ऐसे थेरेपी हैं जो उनको करा करके हम इन सब चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। पोटी करना, सुसु करना या खाने की चीज़ें बताने के लिए कुछ बोलना। सबसे एक और सिम्टम इसमें दिखेगा, स्पीच डिले। स्पीच भी ऐसे बच्चों में, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों में हिस्ट्री ये मिलती है कि बच्चा सर हमारा जो है पहले बोल रहा था, 1.5 साल 2 साल का था तो अच्छा से बोलता था, लेकिन 2.5-3 साल के बाद 1 साल बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया।
दे आर ऑल्सो ऑटिज्म? अब क्यों, उसके पीछे भी कारण है मैम। ऐसे बच्चे जैसे हमारा हिस्ट्री ये रिसर्च ये कहता है कि हेरिडेटरी है, ये बीमारी हेरिडेटरी है, मतलब हम जीनोम से, माँ बाप से कहीं ना कहीं आया हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके लक्षण माँ बाप में होंगे ही होंगे। माँ की फैमिली और हाँ, पापा की फैमिली, पापा की मतलब फैमिली मैटरनल हो, और मैटरनल पैटर्नल। और पैटर्नल फैमिली से ये आ सकते हैं। उनमें हो सकता है कि रिसेसिव पोजीशन में हो, बच्चा जब हुआ, ठीक है, रिसेसिव में है, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिला उसके लक्षणों को उभार करने के लिए, वैसे ही वो लक्षण कैरियर दिखने बन लगे। के आया हाँ, और कैरियर उस बन पे के आया और वो सारी चीज़ें उनमें लक्षण वो दिखने लगे। ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादातर बच्चों में। 80 to 90% जो है बच्चे जो है जेनेटिक ही मिलेंगे। सर जैसे 2.5 साल के बच्चे हैं, अगर आप जैसे बोलें कि आई कांटेक्ट कम रहता है, मतलब कभी कभी करा या फिर कभी कभी ना करा, तो मतलब इसमें हम अगर पैरामीटर बोला जाए तो क्या पैरामीटर होगा कि कितना आई कांटेक्ट रहा या कितना नहीं रहा या बिल्कुल नहीं रहा? जैसे पैरामीटर की अगर बात करें तो मैम असेसमेंट की बात होती है। हम उसमें असेसमेंट जैसे ऐसे बच्चों का वही लोग असेसमेंट कर पाते हैं, बड़ा संयम के साथ करना पड़ता है। कई सारी चीज़ें वर्क बोल करके, उसके हाथे पकड़ करके, या फिर कई सारा हम कमांड दे करके उसका असेसमेंट कर सकते हैं कि हमसे कितना वो आँखें मिला रहा है, कितना हमारी बातें ध्यान से सुन रहा है। अगर नहीं सुन रहा है तो नो असेसमेंट, जीरो ग्रेडिंग। कोई भी फॉलो नहीं कमांड कोई कर रहा कमांड है, नहीं है तो जीरो। मतलब 2.5 साल से आप मतलब ये हो सकते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन, और सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो मम्मी पापा ही का मम्मी है। पापा ही सबसे ज़्यादा करते हैं। 2.5 साल के बाद कई सारे ऐसा भी होता है मैम, आप देखेंगे कई सारे गार्जियन तो पता नहीं होता, ठीक है, पता ही नहीं होता उनको कि हमारा बच्चा सोचते हैं कि जो है ऐसे ही नटखट है, हमारी बात नहीं सुन रहा है। और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका बच्चा तो ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म से ग्रसित है। बट जैसे कि जो हम अभी जिस फेज में जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैं उस पर आऊँगी क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, तो मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखती हूँ कि न्यूक्लियर है, तो बच्चे ऐसे भी आजकल कम बोलने लगे और मोबाइल पर ज़्यादा रहते हैं, और ऑटिस्टिक बच्चे भी मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो कैसे ये करेंगे कि ये नॉर्मल है या फिर ऑटिस्टिक है? मैम यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमारा आयुर्वेद में एक है प्रकृति, एक शब्द है प्रकृति। हम जिस फील्ड से आते हैं उसमें एक प्रकृति है कि जैसी माँ गर्भावस्था में जैसी उसकी प्रकृति रहेगी वैसे उसके बच्चे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करती है कि आजकल के दौर में आप देखेंगे कि माँ जो है गर्भावस्था के दौरान मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करती है, ठीक है। तो एक कहानी भी हमारे महाभारत की, किसकी? महाभारत की महाभारत की अभिमन्यु की, कि माँ के गर्भ से ही उसने जो है सीखा हुआ था जो है चक्रव्यूह को तोड़ना। तो यहाँ वही चीज़ लागू होता है कि बहुत सारे बच्चे में आप ये भी बहुत सारी चीज़ें सुनती है कि सर हमारा बच्चा जो है ना म्यूजिक सुनते ही चुप हो जाता है, म्यूजिक सुनता ही चुप हो जाता है। क्यों? अधिकतर बच्चे हाँ। क्यों? क्योंकि आजकल की माँ गर्भावस्था में क्या करती, पहले क्या होता था कि गर्भावस्था के दौरान लेडी जो चलती फिरती थी, लोगों से एक दूसरे से बातें करती थी लोग, है ना, घर में माँ रहती थी, पिताजी रहते थे, या फिर उनकी ननद हैं, जो भी है उनके घर में रहने वाले, उनसे लोग बातें करते थे, समझते थे उनको, ज्वाइंट फैमिली में। लेकिन अब अकेले रहने का क्या, खाए पिए आराम से बेड पे गए, मोबाइल लगाए और चुपचाप जो है देख रहे हैं, वो भी ईयरफोन के थ्रू। वो कहाँ गया? ब्रेन के थ्रू जो है बच्चे तक पहुंच रहा है। एक और यहाँ पे थोड़ा पॉइंट रखेंगे, गर्भावस्था के दौरान जो तीसरे चौथे माह में आयुर्वेद में एक शब्द है दो हृदयी माता। उस समय माता के पास दो हृदय काम करते हैं, माता के पास दो हृदय काम करते हैं। वैसे बच्चे उस समय ध्यान से माँ के थ्रू वो बातें सुनते हैं, समझते हैं। तो उसी दौरान जो है उनको मोबाइल की लत लगभग जो है 60 to 70% जो है उनको लत लग जाती है। जो आपने बात किया कि मोबाइल की लत, कोरोना के बाद आपने देखा है कि न्यूक्लियर फैमिली में आपने सबके पास लगभग घर में 3-4 मोबाइल हैं। मोबाइल जनरली है ही है, पर हेड है। एक मामा लेकर के सोई हो देख रही हैं, एक पापा लेकर के देख रहे हैं, एक बेटा लेकर के, दादी का मोबाइल लेकर के। ऐसे बच्चे आप अपने से सोचिए कि 2 घंटे या 3 घंटे मिनिमम बच्चे, आप और हम अपनी बात करें तो अगर हम आधे से 1 घंटे डेली मोबाइल देख लें तो कुछ देर के लिए लगता है कि हमारा ब्रेन जो है चॉक्ड हो गया, कुछ देर के लिए सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। तो आप सोचिए कि जिन बच्चों में वो लक्षण पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं,
ठीक वो है, उजागर हो गए। वो जो है अब डेली 2 घंटे 3 घंटे मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ 3 घंटे की बात, 3 घंटे से ज़्यादा ही देखता होगा, ज़्यादा देखते हैं। लेकिन 3 घंटे में, और वो कहाँ जा रहा है बच्चा? एक मैंने ये देखा, चाहे उस मेरी बच्ची हो या फिर बाकी के बच्चों का भी ये प्रॉब्लम होता है कि जो बच्चे मोबाइल देखते हैं वो उनका एक अलग दुनिया होता है। यही बात में ऑटिस्टिक चाइल्ड में क्या, उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है ना, वो लगभग अंधेरे में रहना, अकेले में रहना पसंद करते हैं, ये भी एक सिम्टम है। कोने अब में, साइड कोने में, में। साइड में, अपना किसी ग्रुप में बच्चों में नहीं रहना पसंद करेंगे, वो अकेले रहना पसंद करेंगे, सबसे कट करके रहना। तो मोबाइल में भी जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, देखिएगा आप सामने बड़ों को भी, जो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, आप बड़ों को बैठा के देख लीजिए, आपसे नज़र ही नहीं मिला पाएंगे, आपसे नज़र ही चुराएंगे। तो आप सोचिए कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में, ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, जो वो देखा हुआ वही सब चल रहा है। इवन कि मैंने ये देखा है, ऑटिस्टिक तो देखती हूँ, बाकी नॉर्मल बच्चे जो अभी के बच्चे हैं, जैसे आफ्टर कोरोना मैंने जो आपने डिस्कशन किया कि उनका तो एक अलग दुनिया है। दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। अगर आप उनको सवाल पूछ रहे हैं, अरे सुनो बच्चे क्या कर रहे हो, वो जवाब नहीं देते हैं। मैम थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। हमारे गांव में, आप भी गांव से बिलोंग कर रही होंगी, हम भी गांव से बिलोंग कर, जॉइंट फैमिली में दादा दादी होते हैं, ठीक है, हम लोग नाना नानी के यहाँ भी जाते थे बच्चे, तो नाना नानी जो है क्या कहानियाँ सुनाते थे। नाना जो है सुबह सुबह उठ करके कुछ ना कुछ सुनाते थे बच्चों को, नानी रात में सोते समय कहानियाँ सुनाती थी। तो बच्चों के लिए समझिए कि ब्रेन टोनर का, उनके बुद्धिवर्धक का काम करता था कि हमें समाज में कैसे रहना है, क्या उठाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, किससे बोलना है, किसको प्रणाम करना है, किसका सम्मान करना है, ये सारी चीज़ें जो है बुद्धिवर्धक का काम करता। वो आज सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि मोबाइल से कितना, वो क्या सीख रहा है बच्चा, वो क्या समझ रहा है मोबाइल से, है ना। ये तो बात हुई सर मोबाइल, और ये है अब हो चुका ऑटिस्टिक बच्चे, और माँ बाप एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट भी कर लें तो उसको सबसे पहला कदम क्या करना चाहिए? वैसे बच्चों का तो मैम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। माँ बाप उस बच्चे के लिए, जो माँ बाप ऐसे बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते, उनके बच्चे कभी जो है उनके सिम्टम में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है, नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है। अगर ऐसे बच्चों में 70 to 80% साइन एंड सिम्टम किनारे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो समझिए कि वो 100% बच्चे ठीक माने जाएंगे। वो उस बच्चे को कौन डिग्निफाई कर पाएगा? वो डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसके माँ बाप जान पाएंगे कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, ठीक है। मतलब फर्स्ट तो कंसल्ट जितना एज सुन एज हो वो डॉक्टर डॉक्टर से से कर ही ले। हाँ, एकदम ज़रूरी है। और जैसे कि मैं बताएं कि मैं भी इस फील्ड में है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं तो बच्चा, ऐसे माँ बाप के लिए समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि समझाते, डॉक्टर तो समझाते हैं, मगर समझाते उनको हैं, समझना पड़ेगा। लेकिन उन सबसे पहले तो मैम बच्चों से पहले माँ बाप की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। माँ बाप की काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको सिखाना पड़ता है कि आप बच्चे को समझिए। आज के दौर में हमारे पास तो बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि जो माँ बाप, जो बच्चे के माँ बाप हैं, माता पिता खुद अपने में जो है संबंध उनके ठीक नहीं हैं, तो वैसे माता पिता के बच्चे कैसे ठीक हो सकते हैं? आप समझ रही हैं? वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते तो अपने बच्चे को क्या समझा पाएंगे? तो मुझे यही कहना है यहाँ पर ऐसे बच्चों के माता पिता को कि पहले तो अपने संबंधों को सुधार करें, क्योंकि भविष्य अगर बच्चे का सुधारना है, क्योंकि आदमी आज के दौर में जो भी कमा रहा है, जो भी जॉब कर रहा है, अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए, अगर हमारा भविष्य ही नहीं सुधार पाएंगे अपने बच्चों का, तो वो कमाना हमारा बेकार है, किसी काम का नहीं है। ये एक सवाल रहता है गार्जियन का कि कितना नियर टू बी परफेक्ट या नियर टू नॉर्मल पर्सन लीव करेगा। क्या ऑटिस्टिक बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह मतलब पढ़ना या फिर नौकरी करना या फिर ज़िंदगी यापन करना कितना रहेगा? नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं हो सकता मैम। नॉर्मल बच्चों की तरह यहाँ तक कहें तो मेरा गलत नियर कहना टू होगा। नॉर्मल। हाँ, नियर टू हो सकता है, 70 to 80% नियर हो सकता है, वो भी जो है उनकी थेरेपी के माध्यम से और मेधेरासान औषधियों के सहायता से। अगर ड्यूरेशन बोला जाए, ऑब्वियसली दिस इज रिहैब। हाँ। रिहैब का कोई भी ड्यूरेशन कोई ड्यूरेशन नहीं होता, ये आप ही जानती हैं अच्छी तरह से। पुनर्वास का कोई खासा हाँ, नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है डिपेंड करता फैमिली, है थेरेपिस्ट, कि सारा कितना समय दे रहे सर्कमस्टांसेस हैं। हाँ, पे। कितना समय दे रहे हैं, अब बच्चों का कितना एक्सेप्टेंस है, आप उसकी एक्सेप्टेंसी को कितना बढ़ा रहे हैं थेरेपी के माध्यम से।
रिहेबिलिटेशन के माध्यम से कितना उसके एक्सेप्टेंस को बढ़ा रहे हैं, कि आपके बातों को कितना कैच कर रहा है। तो इसका ड्यूरेशन कुछ बताइए सर। ड्यूरेशन बोलना बहुत मुश्किल है मैम, लेकिन At मैं least, ले, मतलब लेकिन 7 लेकिन year, ले, 8 लेकिन years। लेकिन 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 थोड़ा सा मैं रोकूंगा यहाँ पे। जो मेरे पास जो बच्चे आए हैं लगभग कुछ बच्चे ऐसे थे जो लगभग 1.5 साल या 2 साल, लगभग 3 साल की उम्र में मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आए थे, लगभग 4.5-5 साल होते होते उनमें जो है बहुत सारे साइन सिम्टम उनको आराम मिला है। कुछ बच्चों हिस्ट्री भी अगर देखें, रिसर्च भी देखें, तो 5 साल से पहले ट्रीटमेंट लेने पर ऐसे बच्चों में बहुत ही सुधार मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद जो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बच्चों को ट्रीट करना, ब्रेन डेवलप करना, क्योंकि बिफोर 5 ईयर्स जो है ब्रेन डेवलपमेंट के समय प्रोसेस में रहता रहता है। सर ऑटिज्म तो ऐसे सच में बहुत वास्ट है कि अगर पॉइंट उठाया जाए तो आज के दौर का सबसे जो है बॉम्ब जिसको बोलते हैं ना, हमारे बच्चे जो है भविष्य, वो एक जो है एटम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। अब कितना हम उसको रोक पाते हैं वो हम जैसे पेरेंट्स का काम है। बहुत सारे सवाल पूछने से पहले सर आपने बहुत सारा जवाब दे दिया है। मेरा ये सवाल था कि अगर आप देखें कि एक नॉर्मल फैमिली और एक रिच फैमिली, मतलब वेल टू डू फैमिली में, वेल टू डू फैमिली के पेशेंट मतलब बच्चे ज़्यादा इससे ग्रसित हो रहे हैं। देखा गया है। क्यों? इसका आप भी जवाब जानती हैं मैम, क्योंकि माता पिता दोनों जॉब में होने के कारण जो है बच्चों को लगभग समय बहुत ही कम दे पाते हैं, और बच्चे होते हैं कि मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, जैसा वो तैयार होंगे वैसे ही आगे भविष्य में बनेंगे। तो उस दौरान अगर उनकी बहुत सारे इमोशन होते हैं, सोचने समझने की शक्ति होती है, वो बोलना भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? सुनेगा कौन? घर की नौकरानी सुनेगी? ऐसा तो नहीं है। सुनने के लिए कोई अपना होगा तो ही बहुत सारी चीज़ें वो बोल पाएगा। बहुत सारी चीज़ें आज के बच्चे तो दबा के रख लेते हैं, है ना, आप भी जानती हैं, बहुत सारी भावनाओं को वो दबा के रखते हैं। तो उनकी भावनाओं को आज के दौर में हम ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को समय दें। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ और बोल रहा है और मोबाइल लेकर के हम लगे हुए हैं, कुछ अपने धुन में लगे हुए हैं। नहीं, ये मैं कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करने दूंगा। समाज को बदलने की ज़रूरत बदलने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बदलिए। जैसे देखें कि जैसे अर्बन में आ रहा है, अगर मैं मेट्रो की बात करूं, मैं मेट्रो में भी रही हूं, बेगूसराय में भी रही हूं, छोटे गांव में भी रही हूं, बट मेट्रो में एटलीस्ट पार्किंग था जहां पे बच्चे खेल सकते थे। यहाँ पे तो प्ले जोन है नहीं, और नहीं खेलने के वजह से भी बच्चे जो ऑटिज्म नहीं है और जो नॉर्मल बच्चे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर आ रहा है। मेंटल डिसऑर्डर, विकृति होगी ना, होगी। विकृति क्यों होगी? वैसे बच्चे जो है अकेलेपन के शिकार होते जाते हैं। उनको लगती है कि हम उन बच्चों जैसे नहीं हैं। जो हमारे सामने वाला बच्चा दौड़ करके घूम रहा है, अगर वो हमें नहीं बुला रहा है, हम उसके साथ नहीं खेल रहे हैं, तो लगता है कि बच्चा ज़्यादा दौड़ रहा है, ज़्यादा तेज़ कर रहा है। अगर हम उसके साथ दौड़ते तब तो हम अपनी क्षमता जानते हैं कि उससे तेज़ दौड़ सकते हैं। उसके साथ तो मैं दौड़ ही नहीं पा रहा। हमारे गार्जियन, आज के दौर में गार्जियन खुद रोकते हैं कि बच्चा बाहर मत निकलो, पहले ही रोक देगा, अरे दौड़ो मत, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, पहले धूल में खेलते रहो, जो खेलना है खेलो। तो वो एक दूसरे को बच्चे समझते थे। अगर उनका माइंड विकार रूप में भी रहता था तो रहते रहते जो है डेवलप हो जाता, बहुत सारी चीज़ों को खेलते खेलते समझते थे सब। लेकिन आज लोगों एक दूसरे से कट रहे हैं, सीमित हो रहे हैं, उनकी दुनिया अपनी बनती जा रही है, बच्चों की दुनिया अपनी बनती जा रही है, ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसे तो सर बहुत सारे आपने जितना भी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को तो बहुत कुछ पता चल गया, हो सके तो कुछ इससे सबक भी ले। अंत में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे समाज को, या फिर ये बोला जाए कि ऑटिस्टिक पेरेंट्स को क्या? ऑटिस्टिक पेरेंट नहीं बोला, ऑटिस्टिक चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मेरा ख़ास तौर से रिक्वेस्ट रहेगा, या फिर नॉर्मल बच्चों के ही गार्जियन से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आज के दौर में अपने बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालें, उनको समझने के लिए समय निकालें, उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य जो है उज्ज्वल हो। अंत में मैं एमबी फोकस का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा मैम, कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है शायद बेगूसराय के लिए, कि मैं यहाँ आया और अपने बातों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बेगूसराय ज़िले के अभिभावक के लिए मैंने रखा। इसके लिए मैं एमबी फोकस के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।